जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर बाबा की जय। भादो मास में गोगा जी चरित्र का 19वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज की जय। गोगा जी महाराज की बारात समुद्र के किनारे आ बैठी है। अपनी बबूती उड़ाकर तमाम सामान व मानव इतने छोटे व हल्के कर दिए। कुछ गोगा जी के नीले घोड़े पर चिपक गई, बाकी ओगरनाथ के यान में चढ़ गई और अन्य बारात की सकल सामग्री लदी थी। गोरख गुरु का आदेश कहते ही उनका उड़न खटोला, उसके पीछे ओगरनाथ वाला यान, उसके पीछे जाहिरवीर का नीला घोड़ा तीर के समान आसमान में उड़कर अल्प समय में ही तंदूर नगरी जा पहुँचे। गुरु ने हाथी घोड़े बाराती जो मक्खी मच्छर बने थे सबको बाग के पेड़ों पर चिपका दिया। आप अपने चमत्कार द्वारा पृथ्वी से 4 हाथ ऊपर अज्र के विराजमान हो धुना चेता दिया। नरसिंह व भज्जू कोतवाल, रत्ना भोगी, ओगरनाथ जाहिरवीर को उख से नीले घोड़े के साथ राजा सीजा सिंह द्वारा लगवाए गए सुंदर डेरों में ठहरवा दिया। अगले दिन राजा सीजा सिंह के प्रमुख राज्य कर्मचारी जनमानस्य को प्रबंध करने आन पहुंचे, क्योंकि अमेर वालों की बारात आने का समय हो चुका था। जब उन्होंने जनमानस्य के निकट साधु संतों का आसन जमाए हुए देखा तो बोले, संत जी महाराज, आप लोग स्थान को तुरंत खाली करने की कृपा करें, यह राजा सीजा सिंह के राजकुमारी की बारात आकर ठहरेगी। इतना सुनकर ओगरनाथ बोले, भक्तों, हम कोई ऐसा एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं है, हम लोग भी बागड़ देश के जाहिरवीर के ब्याहे के बराती है। अगर आप लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं है तो राजकुमार जाहिरवीर से पूछ लो, जो आपके राजा सीजा सिंह की राजकुमारी सीरियल को ब्याने आई हैं। ओगरनाथ की बात सुन उन्होंने राजा को खबर भिजवाई। राजा सीजा सिंह के महल में संदेशवाहक ने पहुंचकर राजा सीजा सिंह से कहा कि बागड़ देश का राजकुमार एक ब्राह्मण था 2-4 अपने मित्रों को लेकर कुछ सेवक और साधु महात्माओं के संग जनमाने से डेरों पर धरना दिए हुए हैं। एक नीले रंग का शानदार घोड़ा भी खूंटे पर बंधा हिनहिना रहा है। पास ही एक संत धरती से कुछ ऊंचा बैठा अपने सामने लक्कड़ सुलगाए आंखें बंद किए भजन कर रहा है। अब आप जैसे आज्ञा दे वैसा किया जाए। जिसमें सेवक ने राजा सीजा सिंह को जाकर सब समाचार सुनाया, उसमें वे अपने मंत्रियों व कुटुंबियों के साथ बैठे बारात के स्वागत की योजना पर विचार कर रहे थे। सेवक की अटपटी वार्ता सुनकर आश्चर्य के साथ सब चौंक पड़े, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा सीजा सिंह की बनाई योजना पर पानी फिर गया। विघन बांधाओं से लोहा लेने वाले गुरु जलंधरनाथ उस समय राजा गोपीचंद के घोड़ों की लिद में दबे अपने पूरे जन्म के पापों की सजा गड्ढे के भीतर गोड़ बंगले में हिलापटन नगर में 10 वर्षों से भोग रहे थे, जिनके छुड़ने की जल्दी संभावना नहीं थी। परंतु उनके शिष्य कानिफनाथ मौजूद थे। वह बोले, राजन, आप चिंता न करो, अगर गुरु नहीं है तो चेला तो है। मैं अभी जाकर उस बारात को देखता हूँ। अगर गोरख गुरु अपने चेलों के संग आए हैं तो मैं अपने परामर्श पर आपको बताऊंगा। इतनी बात राजा सीजा सिंह के कह रहे कानिफनाथ ने पड़ाव पर गोरख गुरु के सामने पहुंचा आदेश शब्द कहा। कानिफनाथ को अपने सामने खड़ा देख गुरु गोरख ने भी आदेश शब्द का उच्चारण किया, सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया। परंतु अपने घमंडी स्वभाव के कारण कानिफनाथ प्रधान आसन पर विराजमान हो गए। गोरखनाथ जी बोले, मेरे गुरु के धुने के स्थान पर आप कैसे विराजमान हैं? गुरु गोरखनाथ बोले, भाई कानिफनाथ, तुमने तो संतों के सभी गुणों को तिलांजलि दे दी है। योग मार्ग को छोड़कर राजकुमार बनकर रहने में तुम्हें प्रसन्न रहते हो। क्या नाथ पंथ की यही हो सेवा है? कानिफनाथ बोले, मैं तो ये जानने आया हूँ कि बागड़ की बारात में कौन कौन आया है। राजा सीजा सिंह अपनी कन्या का ब्याह बागड़ नहीं करना चाहता तो क्यों जबरदस्ती ब्याह कर ले जाना चाहते हो? कानिफनाथ की बात सुनकर बोले, भाई कानिफनाथ, असल बात तो ये है कि बेम माता ने इन दोनों को जोड़ा मिला के रखा है। इनके अलावा आपके गुरु जलंधरनाथ जी ने भी श्रील के जन्म से पहले ही आदेश दिया था कि जब आपकी कन्या जन्म ले तो ब्याह योग्य हो जाए तब उसका ब्याह गोरखनाथ के चेले गोगा के साथ कर देना। इस बात का आप महारानी सिरोजा से पूछ सकते हैं। फिर राजकुमारी सीरियल व गोगा के 3.5 फेरे भी फिर चुके हैं। कानिफनाथ जी, अकेले राजा सीजा सिंह चौहानों से पुराने वेर के कारण काणे भिंगे राजकुमार के साथ अपनी कन्या अप्सरा से भी अधिक सुंदर कन्या ब्याह देना चाहते हैं। आप भी बताएं, आमेर के कुरूप राजकुमार के साथ इस हालत में ये कन्या सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है क्या? इसके अलावा सांप के काटने के बाद नरसिंह पांडे से कन्या बागड़ देश में ब्याहने के लिए
अपने इस सब जनता के सामने राजा वचन हार चुके हैं। अपने गुरु के वचनों की अवज्ञा के कारण आपको धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। राजा सीजा सिंह को अपने वचनों को तोड़ते हुए लज्जा आनी चाहिए। अगर उसने अब भी राजी खुशी से राजकुमारी सीरियल का व्यय गोगा के साथ नहीं किया तो इस मंगलद्वीप प्रांत में खून की नदी बह जाएगी। इस मूर्ख राजा ने दो बारातें अपने दरवाजे पर बुला ली है। ये मूर्ख राजा अपने धन के घमंड में चूर, लज्जा का त्याग हमें आपस में लड़ाकर मरवाना चाहता है। गोरखनाथ की वार्ता सुनकर कानिफनाथ का सिर ऊपर न उठ सका और वे ये कहकर चल पड़े, तुम्हारी बात तो ठीक है। भक्तों, कानिफनाथ ने गोरख गुरु से विदा हो गोरख गुरु से हुई सारी वार्ता कही राजा सीजा सिंह को। अपने वचनों के अनुसार गोगा चौहान से ही राजकुमारी सीरियल के व्यय का परामर्श दिया। इस पर राजा सीजा सिंह बोले, मैं बागड़ में अपनी बेटी हरगिज नहीं ब्याऊंगा। राजा उमा सिंह तलवार के ऐसे धनी नहीं है कि हम सबको गाजर मूली की तरह कतर डालेंगे। मैं तो उस वेदराज के षड्यंत्र में फंस गया था जिसने राजकुमारी सीरियल को जीवन दान देकर मुझे वचनों से बांध दिया। वही उन्हीं का आदमी था। उसी के षड्यंत्र में फंस मैंने लगन भी उसी के द्वारा बागड़ भेज दी। मैं उनकी चाल को भली भांति समझ गया हूँ। वहाँ मेरी बेटी सुखी न रह सकेगी। मैं अभी अपने सेना नायकों को भेजकर इन सबको मरवा दूंगा। 10-20 आदमियों को वह कुछ ही देर में स्वर्गलोक भेजकर वापिस आ जाएगा। अपने पति के से विचार सुनकर रानी सिरोजा बोली, स्वामी, लोकलाज बहुत बड़ी चीज़ है। जब तुम्हारे वेदराज के वचनों में बंद कर सब जनता के सामने राजकुमारी को बागड़ के राजकुमार से ब्याहने की प्रतिज्ञा की थी, उसमें ही लगन पत्रिका न भिजवाते। वे बिना बुलाए तो आपके यहाँ बारात लेकर आए नहीं हैं जो आपने गाजर मूली के समान काट डालने को उद्यत हो। आप तो उन वेदराज के सभी एहसान गुण भुला बैठे जिन्होंने मेरी चंदा सी सीरियल बेटी को प्राण दान दिया है। अब आप उस देवदूत को उनसे मिला हुआ बताते हो। आपने मेरी राज दुलारी बेटी का एक तमाशा बना के रखा है। वह रो रो कर अंधी हो रही है। आप उसके जी को उनसे पूछ कर तो देखो। राजा सीजा सिंह रानी सिरोजा का भाषण सुनकर तिल मिला उठे। रानी सीजा को घुरकर बोले, महारानी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम अपनी प्यारी बेटी का ब्याह बागड़ में बाजरे के रूंट खटाओ ब्याहने किस तरह रजामंद हो? इस पर उनका भतीजा बोले, चाचा जी, आप इतनी जल्दी अपनी प्रतिज्ञा भूल बैठे जो आपने हम सब के सामने वेदराज जी से की थी। अभी बागड़ वाले बहुत थोड़ी आए हैं। मेरे ख्याल से इसका कारण जलियान का न मिलना है। बाकी बारात शीघ्र आने वाली है, इसलिए लड़के के पिता और चाचा नहीं आए हैं। वह बारात को लेकर सिंगरी आते होंगे। आपके लगन पत्रिका में गलत तारीख लिखवाने के कारण भ्रम होगा कि अभी तो ब्याह के कई दिन हैं। मुझे तो यहाँ घमासान युद्ध होता दिखाई देता है। आपने 2 बारातें बुलाकर कटामरी का साधन जुटाया है। मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं देता जो जलंधर नाथ की गैर मौजूदगी में इस कटामरी के विनाश में हम लोगों को बचाएगा। चाचा जी, आपने कैसे सोच लिया? कंवर वंशी और आमेर वाले कछवाए मिलकर इन लड़ाकर चौहानों से रण में जीत जाएंगे। अब आपकी बुलाई गई दोनों बारातें आ गई हैं। चाची जी पर नाराज होना व्यर्थ है। आप आमेर वालों को बुलाकर छोटे मोटे कार्यक्रम चालू करो। बारोठी व दुर्गा पूजन आदि कराकर महिलाओं द्वारा मंगल गान कराओ। तुम्हें बागड़ की मस्तानी टोली और का पता पड़ जाएगा वे कितने पानीदार है। अपने भतीजे की बात सुनकर राजा सीजा सिंह ने सभी अपने इष्ट मित्रों के चेहरों पर नजर डाली तो देखा सभी सस्पेंस में हैं। देवयोग से उसी समय नरसिंह पांडे भी वेदराज के रूप में आ पहुँचे। राजा सीजा सिंह से बोले, मैंने आपकी राजकुमारी को प्राण दान दिया है। सब जनता के सामने आपने मुझे 2 वरदान मांगने का वचन दिया था, जिसे मैंने आपसे राजकुमारी सीरियल की शादी बागड़ देश के राजकुमार गोगा के साथ और दूसरे वरदान में लगन पत्रिका बागड़ देश में मेरे हाथ भेजना स्वीकार किया था। इस पर राजा सीजा सिंह बोले, मैं उसे मुकर कब रहा हूँ? आपने ये भी तो कहा था चाहे आप दोनों बरातें एक साथ बुलाकर दोनों की शक्ति का अंदाजा कर ले। इस पर नरसिंह बोले, ठीक है राजा साहब, मैंने ये भी आपसे कह दिया होगा कि लगन पत्रिका में आप गलत तिथि लिखवा देना। इन रणबांकुरों को आप दोनों को भी मिलकर मुकाबला नहीं कर पाओगे। गोगा जी जब चाहे तब तुम्हारी राजकुमारी को सर्प से कटवा कर मार सकते हैं। इतनी बात सुनकर उनका भतीजा बोला, चाचा जी, मेरी राय में इस संघर्ष को टालने का एक ही उपाय है।
आप राजकुमारी सीरियल की शादी गोगा के साथ कर दे। मेरी बहन चंद्रावली का ब्याह नरसिंह से कर दे। अपने भतीजे की वाणी सुनकर राजा सीजा लाल पीले हो गए। ये नामर्द चौहान कब से वीर बन गए जो तू उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। चल उठ मेरे सामने से, कल का छोकरा मुझे पाठ पढ़ाता है। हरिनारायण ने अपने चाचा के सामने से उठ जाना ही ठीक समझा। ये सोचकर कि होनी बस इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, ये कहकर वे उठ गया। बड़ों के सामने जो मैंने अपनी अक्ल दौड़ाई उनको क्षमा कर दो। भक्तों, इतना कहकर वह उठकर अपने मन में कहते हुए चल दिया, होनी अपना रंग दिखाएगी, बिना न मानेगी नेगी। इतने में भतीजा हरिनारायण सिंह के चले जाने के बाद राजा सीजा सिंह ने राजकुमारी सीरियल की कलाई में अति उत्तम कंगना बंधवाया। अपने कुल की महिलाओं को अपने कुल के रीति अनुसार दुर्गा पूजन आदि का नेक कराने का जनमानस में जानकारी दी। महिलाओं को तो बारात और दूल्हा देखने का चाव उठ रहा था। राजकुमारी सीरियल के नाते अपने जीजा से हंसी मजाक करने का उनका मन ललचा रहा था। राजकुमारी सीरियल की अति सुंदर सखियाँ गाती बजाती, ढोलक मंजीरे का धुन सुनाती, छमछम करती, पैरों में पायल बजाती आमेर के राजकुमार की जहाँ बारात ठहरी थी उस जनमानस में हंसती मुस्कुराती फूलों मुखों से फूलों की बखेर बखेरती हुई खुशी खुशी जा पहुँची। उन्होंने क्या देखा? राजकुमार तारा सिंह हाथ में अति उत्तम कंगना बांधे बैठा है, जिसका मुंह सुअर के समान मिलता जुलता है। इस लंगूर को इसकी माँ बहनों ने लिपा पोती कर खूब ही पट पीजने के समान चमका दिया है। क्या इसी लंगूर को अप्सरा से भी सुंदर हमारी सखी सीरियल ब्याही जाएगी? इधर तो सखियाँ तारा सिंह को देखकर दुखी हो रही थी, उधर तारा सिंह सोच रहा था, जिस राजकुमारी की सखियाँ फुलवारी सी खिल रही है वह राजकुमारी न जाने कितनी सुंदर अप्सरा होगी। मंगलदीप के हैं सुंदरता की खान। नाई ने तो महिलाओं की दशा देखी तो राजकुमार तारा सिंह के सामने खड़ा होकर उसके चेहरे पर आड़ कर दी। सीरियल की सहेलियां के भी नाम का उल्टा सीधा पूजन कर जनमानस से रवाना हो गई। राजा सीजा सिंह के महल में पहुंचकर पूजन के बर्तन चौक में पटक कर राजकुमारी सीरियल के कक्ष में जा पहुंची और सीरियल से बोली, राजकुमारी जी, आपके दुल्ला की बंदर जैसी शक्ल देख आई। क्या तुम्हारे माता पिता को कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? अपनी सखियों की बात सुनकर सीरियल बोली, ए सखियों, ये बंदर की शक्ल वाला दुल्हा तुम्हें ही मुबारक हो, जिसका तुम पूजन करके आई हो। इस बंदर को तो मेरे पिता ने तो नाच दिखाने के लिए बुलाया है। मेरा दुल्हा तो तुम लोग बाग में देख हो चुकी हो, अगर दोबारा देखना ही चाहती हो तो भी बुलाकर दर्शन करा सकती हूँ। भक्तों, सीरियल ने अपने पति गोगा का सुमरन कर गुरु गोरख की ज्योत प्रज्वलित की, तुरंत ही दर्शन देने की प्रार्थना की। सब सखियों ने देखा वही बाग वाला सुंदर राजकुमार गोगा अपने नीले घोड़े पर सवार हो महल की छत के ऊपर उड़कर आ पहुंचा। राजकुमारी सीरियल और उनकी सखियों ने जी भर के गोगा चौहान के दर्शन किए। जब सीरियल की सखियों ने ताली पीटकर उनका स्वागत किया तब वह महल की छत पर ठिठक गया। अपने प्राणनाथ को रुका देखकर सीरियल बोली, आमेर वालों की बारात लेकर बड़े ठाट बाट से आए हैं, आपके घर वाले कहाँ रह गए? जहाईर मुस्कुराकर बोले, ये आप लोगों के सोचने का विषय, मेरा नहीं। तुम्हें अपना ब्याह मेरे साथ करवाना है तो गुरु गोरखनाथ का सुमरन करो। इतना कहकर अपना नीला घोड़ा उड़ा दिया। गोगा जी के दर्शन से सब सखियों ने अपने नैन तृप्त किए, अपनी सखी सीरियल के भाग्य की सराहना की। नीला घोड़ा जहाईर को लेकर अपने डेरे पर जा पहुंचा। दिन छिपने के समय राजा सीजा सिंह का निमंत्रण मिलने पर आमेर नरेश ने अपने कुंवर तारा सिंह के चेहरे पर बहुत सारे हार, फूलों का सेहरा, मुंह ढकने के वास्ते सिर पर सुनहरी काम का मोहर बांधकर घोड़े पर सवार करना चाहा। तभी पट से सामने किसी ने छींक दिया। उसके बाद बिल्ली भी रास्ता काट गई, परंतु इन बादशाह गुनों को किसी ने बाजे गाजे की बजने की धुन में न देखा। आमेर नरेश ने तोप छुड़ाकर सूचना दी कि हमारी बात बारात जनमान्य से बरौठी के वास्ते चल पड़ी है। भक्तों, तोप के गर्जन की आवाज़ सुनकर गुरु गोरखनाथ अपने साथ आए शिष्यों को नरसिंह पंडित सहित बारात लेकर आगे आगे तेजी से चले। गोगा जी सबसे पीछे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चले। संत लोग गड़े, घंटे, घड़ियाल खूब धूमधाम से बजा रहे थे। थोड़ी दूर बाद चलने पर दोनों बारात आगे पीछे हो गई। आमेर नरेश बागड़ वालों की अनोखी साज सजा वाली बारात देख कहने लगी,
ये चौहानों की बारात है जो मथुरा जी की रास मंडली, परंतु ये नीले घोड़े पर सवार राजकुमार वाकई चक्रवर्ती नरेश होने का काबिल है। पता नहीं इसके बाबा और पिता कहाँ रह गए। इस पर एक सज्जन ने कहा, तुम्हें पता नहीं, गुरु गोरखनाथ एक चमत्कारी संत है। ये राजकुमार गोगा जी इनकी माता महारानी बाछल और गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। मुझे तो इस छोटी सी बारात में ही गोरख गुरु का चमत्कार दिखाई दे रहा है। ये जो 4-5 बाराती है बड़े जुगाड़ू वीर है। इसमें अर्जन सर्जन बज्जू नरसिंह रत्ना पांचों ही तलवार चलाने में अपना सानी नहीं रखते। आमेर की बारात को ये पांचों ही मारकर भगा सकते हैं। जाहिर वीर की तारीफ हम अपने मुँह से नहीं कर सकते। बारात बड़ी धूमधाम से राजा सीजा सिंह के महल की ओर बढ़ रही थी। ओगरनाथ ने अपने गुरु के इशारे में जब बारात महल के नज़दीक ही थी, रास्ता काटकर अपनी बारात आगे कर ली। राजा सीजा सिंह की तरफ से जो बारात का आयोजन किया गया था उस पर पहले बागड़ वालों ने जी भरकर खूब हाथ मारा। गोरख कृपा से काफ़ी बाजे गाजे महल के आगे बढ़ने लगे। गोगा की बारात राजा सीजा सिंह के महल के सामने रुक गई। राजकुमारी की सखियों ने आमेर की बारात समझकर राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। सिरेल ने अपने कक्ष के झरोखे से झांक कर गुरु गोरखनाथ, ओगरनाथ और गोगा जी के साथ अपने इलाज करने वाले नरसिंह पांडे के दर्शन भी किए। तब जी में जी आया। राजा सीजा सिंह ने जब बागड़ वाली बारात का ये ढंग देखा तब उन्होंने मुख्य द्वार पर कार्यक्रम रद्द कर दिया। दूसरे दरवाजे पर आमेर नरेश को चुपके से बुलाकर कहा, तुम बारात को वहीं रोक रहो, सिर्फ अपने राजकुमार को लेकर इस दरवाजे पर आ जाओ, जिससे बारोठी का कार्य राजी खुशी से निपट जाए। आमेर नरेश राजकुमार तारा सिंह का चुपके से लेकर दूसरे दरवाजे पर जा पहुँचे। जब राजकुमारी सीरियल को लेकर उसकी सखियाँ बारोठी के वास्ते मंगलगान करती हुई मुख्य द्वार की ओर चली, तभी राजा सीजा सिंह की ने राजकुमारी सीरियल का हाथ पकड़कर कहा, उधर नहीं इधर। इतना सुनते ही सीरियल अपने पिता से हाथ छुड़ाकर जोर से रो पड़ी। उसने गोगा जी और गोरखनाथ वगैरह बागड़ वालों को मुख्य दरवाजे पर देखा और अब भी गाजे बाजे की धुन उधर से आ रही थी। सीरियल के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुन सीरियल